हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे पादप ऊतक या प्लांट टिश्यूज़। तो हम सब लोग जहाँ तक जानते हैं कि ऊतक या टिश्यू होते क्या हैं, तो सामान्यतः ऊतक क्या है, इसकी छोटी सी परिभाषा हम ये लिख देते हैं। वैसे पता तो है आप लोगों को कि ऊतक जो हैं सामान्यतः एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह हैं। द ग्रुप ऑफ अ सेम काइंड ऑफ सेल्स, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह कौन होते हैं? ऊतक। तो जैसे क्वेश्चन में शायद ऊपर भी लिखा है, तो ऊतक जो हैं वो समान उत्पत्ति, संरचना और कार्यों वाली कोशिकाओं का समूह होते हैं। मतलब एक ऊतक के अंदर सामान्यतः ऐसी कोशिकाएं पाई जाएंगी जिनकी उत्पत्ति सेम प्रकार से हुई है, मतलब समसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से, असूत्री प्रकार से। ठीक है, उनकी संरचना भी सामान्यतः सेम प्रकार की होगी। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि गोलाकार है ना, समषटभुजाकार जैसे जो भी है, और उनके कार्य भी सबके कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक या फिर टिश्यू कह देते हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। और आगे हम लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं। एक छोटा डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ऊतक होते हैं जब उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो इस टाइप के दिखेंगे। तो जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह, तो बहुत सारे यहाँ पे कोशिकाओं के समूह के रूप में ऊतक दिखाए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ना जारी रखते हैं। कुछ खास टफ टॉपिक नहीं था यहाँ पे। तो जो पादप ऊतक थे, इसका पहला प्रकार हम लोगों को क्या याद रखना है? तो विभाज्य ऊतकी ऊतक, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो मेरिस्टेमिक टिश्यूज। तो हिंदी में तो इसका आप नाम से ही काम समझ सकते हैं, विभाज्य। विभाज्य मतलब विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे लगातार विभाजन होते रहते हैं। पौधा जो होता है लगातार बढ़ने की कोशिश करता रहता है। तो ये पौधे के वर्धी क्षेत्रों में, मतलब ग्रोइंग रीजन्स में पाया जाएगा। तो पौधे के वर्धी क्षेत्रों को विभाज्य ऊतक या फिर मेरिस्टेम टिश्यूज़ कहेंगे आप। ठीक है, विभाज्य ऊतक कहेंगे। ठीक है, इनका मेन काम क्या हो? तो इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करेंगे। तो विभिन्न जो विभाज्य ऊतक ही जो हैं वो कहने को पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करेंगे। और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। पौधा जो होता है मरते दम तक भी लगातार बढ़ने की कोशिश करता है। तो मेन चीज़ आपको यह रखना, लगातार विभाजन होता रहेगा जिससे पौधा बढ़ता रहेगा। तो पौधे के वर्धी क्षेत्र जो हैं, जो ठीक सामान्यतः ऊपरी क्षेत्र जो हैं, जैसे कि हमने बोला कि किसी भी पौधे का जो बाहरी क्षेत्र जो लगातार बढ़ने की कोशिश करता है, तो जहाँ पे लगातार वृद्धि होती रहती है उन क्षेत्रों में कौन से टिश्यूज या ऊतक पाए जाएंगे? तो आप बोलेंगे विभाज्य ऊतकी ऊतक पाए जाएंगे। ठीक है, विभाज्य ऊतकी ऊतक के विशिष्ट लक्षण निम्न है कि तो उनके पास आप क्या देखेंगे? इनके पास जीव द्रव्य सघन होगा। मतलब जो भी हमने पीछे राइबोसोम, गोल्गी कार्य वगैरह पढ़े थे वो सारे के सारे जीव द्रव्य थे। इनके पास काफ़ी अच्छी मात्रा में जीव द्रव्य, मतलब अपना प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, ताकि वो आसानी से ग्रोइंग का काम कर सकें, वर्धी क्षेत्र में एक्टिव रह सकें। साथ में इनके पास केंद्रक जो होगा काफ़ी डेवलप और बड़ा प्रकार का होगा, लेकिन रसघानी इनके पास कैसी होगी? छोटी होगी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यदि आप याद रख सकते तो रख लें। अगला है कोशिकाओं के बीच जो यहाँ होगा, यहाँ पे अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होगा। मतलब कोशिकाएं जो हैं एकदम सट के रहेंगी, पास रहेंगी, जिस कारण से इनके बीच में कोई इंटर सेलुलर स्पेस या फिर अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाएगा। तो आखिरी में इतना बोलेंगे भैया, आप इनके नाम से ही काम बना लें, ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश अभी ना करें। तो विभाज्य ऊतक के जो हैं, विभाज्य ऊतक इनके नाम से ही समझ में, विभाजन। तो विभाजन होकर ही चीज़ कहाँ जाएगी? आगे बढ़। जैसे हम लोगों को पता, कोशिका विभाजन से ही चीज़ों का, कोशिका मतलब एक नई कोशिका के अंगों का निर्माण होगा। तो विभाज्य ऊतक वहाँ पर पाए जाएंगे जहाँ पर लगातार वृद्धि करनी है, मतलब पत्तियों के तनों के ऊपरी भाग में, छाल के बाहरी भाग में, जहाँ पर लगातार वृद्धि होने को देखने को मिलेगी। और पौधा चौड़ा, लंबा, बड़ा, ऊँचा होता जाएगा और एक कॉम्प्लेन बॉय की भांति निकल के सामने आएगा विभाज्य ऊतक की सहायता से। और आगे चलते हैं। तो विभाज्य ऊतक जो हैं उनको भी आप चाहें तो दो प्रकार में बांट सकते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, एपिकल मेरिस्टेम्स। ठीक है,
तो ये ऊतक जड़ों और तनों के शीर्षों पे पाए जाएंगे। तो इसको आप लोग थोड़ा सा रट लें। और शीर्ष मतलब क्या हो, तो चाहे तो जड़ मतलब इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, जड़ें नीचे की हो जाएंगी, तो नीचे का शीर्ष जड़ों पे, तनों के रूप में ऊपर का शीर्ष। तो ये तो शीर्षों पे पाए जाएंगे। तो किसके शीर्षों पे, नीचे की ओर जड़ों पे, ऊपर के तनों के शीर्षों पे पाए जाएंगी। और इनका कार्य मुख्यतः क्या होता है, पौधों की लंबाई बढ़ाना। ठीक है, तो शीर्षस्थ जो होगा वो पौधों की लंबाई बढ़ाएगा, चाहे नीचे से बढ़ाए और चाहे इस प्रकार से ऊपर से बढ़ाए। तो पौधों की लंबाई इन्हीं के कारण बढ़ती है। जबकि आप पार्श्व विभाज्य ऊतक की बात करेंगे तो इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेराव मतलब वृत्त में, चौड़ाई में, ठीक है, गिर्थ लिखा है तो इसको वृत्त कर दो, वैसे गिर्थ भी ठीक चल जाएगा हमारे ख्याल से। तो गिर्थ में वृद्धि होती है, मतलब उनके घेराव में वृद्धि होती है, इससे तने की मोटाई मिलेगी। तो पार्श्व मतलब आजू बाजू होता है, आजू बाजू से फैलने पर व्यक्ति नहीं, वृक्ष की क्या बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी। तो इससे लंबाई बढ़ेगी और इससे क्या बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने की कोशिश करना है। तो होंगे ये सब कहाँ पे, वृद्धि वाले सेक्शन में, लेकिन उससे बढ़ेगी लंबाई, तो नीचे वाले से क्या बढ़ेगी, ऊंचाई। तो शीर्ष मतलब होता है ऊंचा। शीर्ष क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट का शीर्ष सबसे ऊंचा है 88-48 मीटर लगभग में, तो वो ऊंचाई की ओर जा रहा है। लेकिन पार्श्व मतलब होता है आजू बाजू। ठीक है, तो आजू बाजू की मोटाई कौन बढ़ाएगा, तो पार्श्व विभाज्य ऊतक बढ़ाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। तो वो भैया वो जड़ों और तनों की बनी, मतलब किसी भी चीज़ के बाहर रह के लेकिन लंबाई बढ़ा तो एक चौड़ाई बढ़ा रहा है। अब लेकिन अंतर्वेशी ऊतक जो है यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक का अवशेष है, जो बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। ठीक है, बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने से थोड़े से अलग हो जाते हैं। पहले की हल्की सी कहानी हम तो ये बता देंगे आप लोगों को कि जो हम लोगों के शीर्षस्थ ऊतक थे वो ऊपर पाए जा रहे थे, ठीक है ना, और यहाँ पे आजू बाजू में कौन थे, पार्श्व ऊतक थे। तो जो अंदर की ओर जो ऊतक रहेंगे, फिर इन दोनों ऊतकों के बीच में जो ऊतक आगे जगह बनाते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, विभाज्य ऊतक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलेगा, घास पे या बांस पे। सबको पता है ये बांस भी एक प्रकार क्या है, घास का पौधा है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसका ईजी लैंग्वेज हमें तो ये वाली पसंद है कि अंतर्वेशी ऊतक जो होते हैं शीर्ष और पार्श्व ऊतकों के बीच में या रिक्त स्थानों में पाए जाते हैं। इसी कारण से विभाज्य ऊतकों के बीच में कोई अंतर्वेशी स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो पीछे एक छोटी सी बात हम गलत बोले थे आपसे कि विभाज्य ऊतक जो है 2 प्रकार के नहीं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते। तो 3 प्रकार के, तो 2 प्रकार के नहीं होते। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखें। शीर्षस्थ ऊतक जो लंबाई बढ़ाएंगे, पार्श्व ऊतक जो चौड़ाई बढ़ाएंगे, दोनों के बीच में जो होंगे तो उनको नाम देंगे आप अंतर्वेशी ऊतक। तो थोड़ा जल्दबाजी में या डाउट में गलत हो जाता है तो उसको आप ज़्यादा दिल से मत लगाएं और आगे बढ़ना जारी रखें। परीक्षा में तो आपको ऑप्शन ही पिक करना है। तो स्थायी ऊतक अब कुछ अलग आधार पर कि भैया जो हमारे ऊतक होते हैं जीवन काल के आधार पर कितने प्रकार के, तो आप बोलेंगे स्थायी और अस्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक की बात करें तो स्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो जिनकी विभाजन की क्षमता क्या हो चुकी होती, ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक है, जिनकी विभाजन की क्षमता क्या हो जाती, खत्म, मतलब वो स्थायी जीवन में चले जाएंगे। अब वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे, विभाजन नहीं दिखलाएंगे, दे विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो ऐसे जगह की कोशिकाओं के समूह को हम लोग विभाजन यानी स्थायी ऊतक कहेंगे, ना कि विभाज्य ऊतक कहेंगे। तो विभिन्न कार्यों को करने के लिए इनकी कोशिकाएं पहले से ही विभाजित हो चुकी होती हैं। तो ये कोशिकाएं मोस्टली मृत होती हैं, लेकिन कभी कभी कैसी भी हो सकती हैं, जीवित प्रकार की भी हो सकती हैं। जैसे कि सामान्यतः ये अंदर की कोशिकाएं जहाँ पर लकड़ी एकदम सॉलिड हो जाएगी, उसी में हम लोगों के जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। आगे जाके हम लोग इनको भी पढ़ने वाले हैं। जो स्थायी ऊतक के मामले में क्या है, जो स्थायी हो गए अर्थात अब उनमें कोई प्रकार का विभाजन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस आधार पे भी हम लोग इनको 2 प्रकारों में बांट देंगे स्थायी ऊतकों को। तो एक तो हो जाएगा सरल ऊतक और दूसरा हो जाएगा जटिल ऊतक। तो स्थायी ऊतक के बारे में बात करें तो सरल ऊतक के बारे में बात करें तो यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना, मतलब उसकी संरचना सिंपल टाइप की है, तो उसको आप सरल ऊतक कह देंगे। तो ऐसे उसको आप पूरा नाम बोले तो सरल स्थायी ऊतक कह देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों के फूल पत्तियों में सामान्यतः एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी या छालों में। ठीक है, लेकिन जब जटिल ऊतक की बात होगी तो ऐसे स्थायी ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे। इसलिए मैंने पीछे परिभाषा में लिखा था सामान्यतः एक ही प्रकार की, लेकिन कभी कभी दूसरी प्रकार की कोशिकाओं का मिक्सचर भी हो जाता है, तो वो भी एक ऊतक के रूप में काम करता रहता है।
तो यहाँ पे आपको जटिल ऊतक में याद रखना है कि यदि स्थायी ऊतक जो है, मतलब स्थायी ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं आके मिल जाती हैं तो उस वाले स्थायी ऊतक को आप क्या नाम देते हो, स्थायी जटिल ऊतक या जटिल स्थायी ऊतक नाम दे सकते हो आप उसे। और ये वाले इसी के अंदर मेन ले जाते हैं जाइलम और फाइलम। तो मेन आपको याद रखना है कि जाइलम और फाइलम मतलब बोल रहे हैं फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो जटिल स्थायी ऊतक के ही उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन बस मेन बनता है परीक्षा में। ये मानिए कि हम लोग जो पूरे ऊतक पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य केवल जाइलम और फ्लोएम ही पढ़ाना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शीर्ष और पार्श्व ऊतक थे हमारे। तो जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के होंगे तो सरल ऊतक, और जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होंगे तो उनको बोलेंगे अपने जटिल ऊतक। तो हमने पीछे बताया भैया आपको कि जाइलम और फाइलम जो हैं स्थायी ऊतक हैं। स्थायी में भी कौन से ऊतक हैं, जटिल ऊतक हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों का जाइलम, तो जाइलम ऊतक के बारे में, जाइलम टिश्यूज़ के बारे में बात करें यदि हम लोग, तो ये इन्हें प्रायः कास्ट या वुड भी कह देते हैं। ठीक है, तो जाइलम को आप केवल कास्ट या वुड भी कह देंगे। ठीक है, लकड़ी इन्हीं से बनी होगी कहने को एक प्रकार से। ठीक है, और जाइलम का मेन काम क्या है, तो संवहनी मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन इनका काम, चीज़ों को यहाँ से वहाँ लेके जाना। तो ये संवहनी ऊतक हैं। इसके दो मुख्य कार्य हैं। तो पहला मुख्य कार्य तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो जा से जाइलम और जा से जल जो आप लोग याद करते हो तो वो सही से याद रखना आपको, तो हाँ पक्का सही है। और जा से साथ में खनिज बन जाएगा आपका पीछे वाला, लेकिन ठीक है। तो जल और खनिज और विभिन्न प्रकार के लवण मतलब सॉल्ट्स, तो मिनरल्स और वाटर इत्यादि को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कौन करते हैं, जाइलम टिश्यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब भी ऊपर से लेकर नीचे तक जाएंगे इस प्रकार से तो पौधे को सहारा, ठीक है, और मजबूती भी प्रदान कर देंगे। तो यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करते हैं। इनका दूसरा काम क्या हो जाता है, पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, और इसको देखो हमने पीछे लिखा था कि इनको कास्ट या वुड के नाम से भी जाना जाता है। तो पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के द्वारा ही बनाए गए। ठीक है, जाइलम ऊतक के द्वारा ही बनाए गए वार्षिक बला या फिर एनुअल रिंग्स को गिनकर ही की जाती है। ठीक है, पौधे की आयु का निर्धारण की यह विधि क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा बिग या लार्ज कराने की कोशिश की है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है कि पौधे के ऊपर, यानी पौधे के तने को जब आप इस प्रकार से काटोगे आड़ा करके तो उसके अंदर इस प्रकार से गोल गोल छल्ले या रिंग्स बनी दिखेंगी। तो सामान्यतः ये जो रिंग्स होती हैं एक साल में एक बन, जिसकी थोड़ी सी लंबी कहानी है। बसंत और अपने क्या बोलते हैं बसंत अभी चल रहा है और शरद के साथ इसकी जहाँ तक जोड़ी बनती है तो बसंत और शरद, तो एक बसंत और एक शरद की इसकी कुछ कहानी चलती है। तो अभी हम उसको शेयर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सामान्यतः सीधी बात बस ये है कि एक साल में एक छल्ला बनता है। ठीक है, वो कौन बनाने में सहायता करता है, जाइलम बनता है, जाइलम करता है। तो एक साल में एक छल्ला बनता है, तो जितने छल्ले होंगे उतने ही पौधे की आयु होगी। ठीक है, तो इसको निकालने में सहायता कौन करेगा, आपका जाइलम करेगा। ठीक है, और इस प्रकार से पौधे की आयु निकालने वाली विधि को हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहेंगे। डेंड्रो मतलब डेंड्रफ, और डेंड्रफ का मतलब बालों में, तो बालों जैसे क्या होते हैं, झाड़ होते हैं। और क्रोनो मतलब टाइम, क्रॉनिकल मतलब टाइम, और लॉजी मतलब अध्ययन। तो झाड़ों की आयु का अध्ययन मतलब पेड़ों या पेड़ पौधों की आयु का अध्ययन आप डेंड्रोक्रोनोलॉजी के तहत करेंगे। और फिर से बोल देते हैं कि वार्षिक वलय के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा ऊतक निभाता है, तो जाइलम नाम का ऊतक निभाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, तो फिर से बोलना, जल और खनिजों का यहाँ वहाँ संवहन करना। फ्लोएम ये भी एक संवहन ऊतक है, ये भी आप याद रखेंगे, फिर से इजी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है हम लोगों का फ्लोएम। इसका मुख्य कार्य क्या है, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि ये हमारा कोई पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे आगे जाके हमने ये पत्ती लगा दी है, इस पत्ती पे भोजन बनेगा प्रकाश संश्लेषण की विधि से। ठीक है, इस पत्ती पे भोजन बनेगा। तो इस भोजन जो बना है पत्तियों के पास, उसको भैया पोषण के रूप में सब जगह नीचे तक पहुँचाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने का काम कौन करेगा, तो आप बोलेंगे सर इस बार फाइलम नहीं फ्लोएम करेगा। हम बाबा फाइलम बोल देते हैं, फाइलम शब्द अलग होता है, वैसे आप सबको पता है। तो ये फ्लोएम करेगा। तो इसका तुक्का हमने हल्का सा ये बना रखा कि जब आप फ्लोएम लिखते हैं तो पी से या पा से फ्लोएम बना रहे हो, और पा से पत्ती और पा से प्रकाश। तो प्रकाश की सहायता से बनने वाले भोजन को कौन लेके जाएगा, फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है सामान्यतः ऊपर से नीचे लेके जाएंगे, और जाइलम अभी हमने पीछे पढ़ा था, नीचे से पानी को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर, क्योंकि पानी मुख्यतः कहाँ होता है, नीचे जड़ों में होता है। तो जड़ों से पानी को नीचे पत्ती तक लेके जाएंगे, कहने को हमारा जाइलम ऊतक। और यहाँ बनने वाले खाने को कौन लेके जाएंगे नीचे वापस, तो फ्लोएम ऊतक लेके जाएगा। तो आप लोगों को भैया याद रखना है कि
जाइलम फ्लोएम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं, ऊतक हैं। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवीजन करने की इच्छा है हमारी। ऊतक क्या है? कोशिकाओं के समूह है जो सामान्यतः एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, लेकिन कभी कभी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। इसको हम लोगों ने मुख्य रूप से केवल 2 प्रकार में पढ़ा है अभी, तो विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। तो विभाज्य ऊतक जिनमें लगातार विभाजन होता रहेगा, तो वो 3 प्रकार के थे आपके। तो एक आपने बोला हमसे पहले भैया क्या कि आपका शीर्ष ऊतक जो कहने को पौधे की लंबाई बढ़ाएंगे, फिर पार्श्व ऊतक जो पौधे की चौड़ाई बढ़ाएंगे, इन दोनों के बीच में जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे अंतर्वेशी ऊतक, जो जिसका उदाहरण मुख्यतः घास में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों लगभग बराबर सी बढ़ती है। ठीक है। उसका हम लोगों ने स्थायी ऊतक पढ़े। स्थायी ऊतक में वे ऊतक आएंगे जिनमें नई कोशिकाएं बनना बंद हो जाती हैं, मतलब जिनमें विभाजन नहीं होता है। और स्थायी ऊतक में सबसे पहला उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा सरल ऊतक। तो सरल ऊतक में वे स्थायी ऊतक आएंगे जिनमें केवल एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाएगी। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक भी स्थायी ऊतक का एक प्रकार था। और जटिल मतलब इंग्लिश में था कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का अर्थ होगा वहाँ पे एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का पाया जाना। और जाइलम और फ्लोएम उसी को उदाहरण थे। जाइलम जहाँ से जल और जहाँ से जाइलम, तो जल को नीचे से लेके जाएगा, साथ में मिट्टी में खनिज भी होते हैं, तो खनिजों को भी नीचे से ऊपर लेके जाएगा। और पास से फाइलम और पास से प्रकाश, और प्रकाश संश्लेषण से बनता है भोजन, तो भोजन को ऊपर से नीचे लेके जाएगा फ्लोएम। तो इस प्रकार से हम लोग अपने ऊतक की क्लास भी समेटते हैं। अगली क्लास में आपके लिए हम अपना प्रकाश संश्लेषण और हार्मोन्स वाले टॉपिक लेके आएंगे, जो कि काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप आसानी से याद रख सकेंगे। तो उसको भी आप लोग पढ़ना। और पीछे की क्लासों में जो भी डाउट हम फिर से बोलेंगे, ये नहीं कि आपके इसी क्लास का डाउट हमसे पूछ सकते, पीछे की किसी भी क्लास का डाउट हमसे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद, नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर एग्जाम्स।